पिक्चर चालू करो बे। जब सबसे ज्यादा सीटें राजकुमार भाटी जी आपको मिल रही हैं लोकसभा में 2024 में, तो लोकतंत्र खतरे में कैसे हो गया राजकुमार जी? लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ बताए गए हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, इन चारों के अंदर लोकतंत्र दिखाई देना चाहिए। राहुल गांधी ने खाली लोकतंत्र पर चर्चा ही तो की है, तो लोकतंत्र पर अगर चर्चा भी हो रही है, वो भी कर रहा है, तो इससे सिद्ध होता है कि लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी जी लेके आए, पूरा विपक्ष विरोध में था और मीडिया का भी काफी हिस्सा विरोध में था, जनता भी विरोध में थी, नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका और गैर संवैधानिक बताया। अभी पीछे बिहार में SIR की प्रक्रिया चल रही है, लगातार सारे विपक्ष ने आवाज उठाई कि इसमें आधार कार्ड को आप क्यों नहीं मान रहे हैं, मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं। सरकार ने नहीं सुनी, उसे भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया। वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट किया। कृषि बिल लेकर आए थे, 3 कृषि बिल, उनके खिलाफ किसान 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे। पहली बात तो उन्हें राजधानी में नहीं घुसने दिया और उन्हें लगातार आतंकवादी बताते रहे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, और फिर वो बिल वापस लेने पड़े। अभी जो बिहार में महिलाओं के लिए महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए थे 10,000 रुपए, चुनाव सिर पे है और मोदी जाके भाषण दे रहे हैं, मोदी जी बिहार में, कि मैं महिलाओं से अपील करूंगा कि वो बीजेपी को जिताने की व्यवस्था करें। सीधे सीधे रिश्वत दी जा रही है और चुनाव आयोग चुप है। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र खतरे में है। हमें अपना व्यवहार सुधारना पड़ेगा। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। लोकतंत्र व्यवहार और वाणी में संयम होना चाहिए, तो चाहे कोई यहाँ बोले या बाहर बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या और अब से पहले हमने मोदी जी का भी लोकतंत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए? चित्रा जी, मोदी जी का भी भाषण हमने विदेश की धरती पर सुना कि पहले इस देश में पैदा होने में भी शर्म आती थी। ये देश का अपमान नहीं था क्या? लेकिन विदेशी धरती पर जब आप लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़े करते हैं, क्या बाहरी ताकतों को मौका नहीं मिलेगा हिंदुस्तान के भीतर लोकतंत्र को लेकर मखौल बनाने का? ये सवाल नवल शर्मा जी ने भी उठाया था, मैं उस समय भी जवाब देना चाह रहा था। नवल शर्मा जी ने कहा कि बाहर विदेश की धरती पर देश के बारे में बोलना देशद्रोह है। तो क्या जब मोदी जी ये बोल रहे थे कि भारत में पहले पैदा होने में शर्म आती थी, वो देशद्रोह था या नहीं था? इसे आप देशद्रोह मानते हैं या नहीं मानते हैं? प्रधानमंत्री उनके नाम से गलत बयान दिए जाते हैं, माननीय नेताजी के नाम से भी। लालू जी पिछड़े हैं, नीतीश कुमार पिछड़े हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पिछड़े हैं। हाँ, अखिलेश जी के नाम से फर्जी बयान चलाए जाते हैं। कि अखिलेश जी ने ये कहा, मैंने 100 बार सुन लिया कि अखिलेश जी ने ये कहा था केवल मुसलमान की बेटियां हमारी बेटियां हैं। अखिलेश जी ने कभी नहीं कहा। हाँ, बिल्कुल। नेताजी के नाम से मिसकोट किया जाता है, मायावती के नाम से, बहन जी के नाम से, कि उन्होंने कहा था कि गांधी के बारे में कुछ बोला था, उन्होंने कभी नहीं बोला था ऐसा। आजम खान के नाम से कहा जाता है कि उन्होंने कहा था मैं भारत मां डायन है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को बदनाम करने के लिए इसमें सत्तारूढ़ पार्टी के लोग भी, RSS के लोग और मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तू समझा? हाँ। ये षड्यंत्र करते हैं। ये हमारी पीड़ा है। अखिलेश जी, आप सीधे आपके पास आते हुए, राहुल गांधी को क्यों ऐसा लगता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है? उसी लोकतंत्र ने उनको नेता विपक्ष बनाया है। ये जो सब बैठे हैं सत्ता के लोग, जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 के चाटुकारिता करते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो वर्तमान में पार्ट 2 है उसकी चाटुकारिता कर रहे हैं। और उसी तरह उस वक्त की मेन स्ट्रीम मीडिया उस वक्त की ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीफ करती थी और आज मोदी जी की तारीफ करती रहती है। ज़्यादा फर्क नहीं है, सब कुछ वैसे ही है, बस समय परिवर्तन हो गया है, सब लोग कर रहे हैं। अरे भाई, सब कुछ वैसा नहीं है अखिलेश जी। को और सबसे बुरा हाल कांग्रेस पार्टी का इतिहास में अगर 44 सीटों के साथ हुआ है तो वो 2014 का चुनाव रहा। उसके बाद 19 में बढ़कर आप लोग 52 आए, अभी तो डबल हो गए 99 पर, लेकिन लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। सब कुछ वैसा नहीं है ना अखिलेश जी? वरना घूमकर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी से मौजूदा हालात की तुलना नहीं करनी पड़ती। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को अर्थव्यवस्था में हमने पीछे छोड़ दिया है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। ये जो आज आप तारीफें कर रही हैं, इसी तरह उस वक्त की मीडिया अंग्रेजी सरकार की तारीफ करती। अरे मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूँ। हिंदुस्तान में क्या लोकतंत्र है? प्रश्न यही तो। हम लोगों को कांग्रेस ने 50 साल जंग आजादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी, शहीद हुए, हमारे नेता हुए, देश के लोग हुए, और जिन लोगों की आज हुकूमत है, इन लोगों का एक व्यक्ति कभी भी किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं था। अंग्रेजों को मुखबिरी
और अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे और देश से गद्दारियां करते रहे, और आज भले किसी तरह से छल कपट से जैसे भी वो सत्ता पा गए हो, हम जब कहते हैं कि ये प्रूफ हमें चाहिए लोकतंत्र का, मैं आपसे वोटिंग का, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, सब कानून बीच में प्लीज आप डिबेट में बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी का वो मंच थोड़ी ना है, आप इमला पढ़ रही है ना, आप इमला पढ़ रही है, जो आपको व्हाट्सएप आया आप पढ़ रही है, आप जो कहिए मैं उसका जवाब नहीं देना चाहूंगी, आप दिखाइए अखिलेश जी के बगल में जरा, मैं पूछ रही लोकतंत्र खतरे में कब से है अखिलेश जी? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जब लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को, सांसदों को बोलने न दिया जाए, जब उनके स्पीच को स्पंज किया जाए, इनके आका हुक्मरान सेठों का नाम स्पंज कर दिया जाए, कैमरे हटाए जाए, टीवी हटाया जाए, बात हटाई जाए, विपक्ष को सस्पेंड कर दिया जाए, विपक्ष के नेताओं, चाहे पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे आंदोलनकारी हो, कोई अगर इस सरकार से सहमत है, उसके ऊपर हर तरह के बुलडोजर चला करके कानून के तहत उनको बंद कर दो। अभी लद्दाख में इस एक जिसको कल तक आप ही लोग उसके कसीदे काटते थे, आप ही लोग पढ़ते थे, बताते थे कि कैसा अच्छा काम कर रहा है, वो जरा सा सरकार से मतभिन्न हुआ तो वो पाकिस्तानी निकल गया। जो इनसे मतभिन्न हो देश का गद्दार है, वो पाकिस्तानी है। अगर इस विचारधारा की कांग्रेस रही होती, जंग आजादी में किसी के घर से जंग आजादी नहीं, 10 लाख लोग किसके घर के मारे गए थे जंग आजादी में, देश का बंटवारा हुआ था, 10 लाख लोग किसके घर के मारे गए थे? अगर आपके घर के लोग मरे थे तो हमारे भी घर के लोग मरे थे। ये सब गाना बंद कर दीजिए कि किसी एक व्यक्ति की वजह से देश की आजादी मिली। 2014 से अगर देश का लोकतंत्र खतरे में है, जरा वो बात तो सही है। पास जाऊंगी अखिलेश जी, बोलिए। चित्रा जी देखिए, जब पिछले लगभग 65-70 वर्षों तक कांग्रेस की हुकूमत थी तो बीजेपी 2 सीट, 5 सीट, 6, 10 सीट से जीतती थी, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने बीजेपी के किसी भी नेता के किसी प्रकार की तर्क टिप्पणी या कही गई बात को कभी गलत तरीके से नहीं सोचा, न बताया कि ये भाजपाई पाकिस्तानी है, नक्सली है, खालिस्तानी है, आतंकी है, कभी नहीं कहा। उनकी बात को सुना, जबकि कुछ नहीं थे, उनकी पॉलिटिकल से जीरो थी, फिर भी विपक्ष के नेता, देश के विपक्ष के लोगों की एक आवाज होती है, उसको सर माथे लगाया और उसकी सराहना करते हुए इस देश के विकास में उनको अपने साथ लेके चला, अपना सहपाठी माना। आज जस्ट रिवर्स है। अगर आप असहमति हैं, मत भिन्न हैं, अलग हैं, तो आपको तुरंत देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी, आतंकी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाहे आप जिस फील्ड के हो, विपक्ष का नेता तो छोड़ दीजिए, सबको फर्जी मुकदमे में लगा देंगे। उपराष्ट्रपति महोदय जो संवैधानिक पद पे हिंदुस्तान का नंबर 2 पद होता है, किस प्रकार से उनको बेदखल किया गया, कहां गए, क्या हुआ, ये तानाशाही की छोटी मिसाल है क्या? आज जिस प्रकार से ये सरकार दमन करती है, ये क्या लोकतांत्रिक सरकार है? कौन कर रहा था? जिस प्रकार से ये सरकार लोगों को बीच में ये जिस प्रकार से किसी भी तरह से जरा सा भी कोई असमत, ये वांचू के ऊपर एनएसए लगा है, वो गद्दार हैं। अरे जो उन पे एनएसए लगा रहा है वो लोग कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं। इस देश में चीन कब्जा कर ले और हमारे प्रधानमंत्री जी कहे ना कोई घुसा था, ना घुसा हुआ है, ना घुसा है, और कहते हैं हम चीन में नहीं, इस तस्वीर बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सदन में प्रधानमंत्री आते हैं और कैसे कैसे उनके साथ नारे लगाए जाते हैं। लोकतंत्र की परंपरा है, ठीक है, ये लोकतांत्रिक सोच के लोग। प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक शब्द हमने हाल ही में सुने थे बिहार में भी, और विपक्ष के सबसे बड़े नेता ने ही तू तड़ाक और न जाने क्या क्या कहा था, वो भी हमने खबर दिखाई थी। खाओ मां कसम। चित्रा जी, जिनका आप कसीदे पढ़ रही हैं, जिस बीजेपी की 70 सालों बाद उन्हें मौका मिला है, 70 साल तक ये भी गायब थे और अब 170 साल के लिए गायब होंगे, क्योंकि ये देश संविधान और लोकतंत्र से चलेगा। वोट चोरी कर रहे हो, अब चोरी पकड़ी जा रही है, अरे हमारा गिना रहे हो ना, क्या 70 सालों से आप बोलने नहीं देती है, प्लीज सुन तो लीजिए। नहीं, अब हो गई आपकी बात सर, अब मैं बाकी लोगों को लेकर आना चाहूंगी। करेंगे मोदी जी, ठीक है, मोदी जी और चोरी करेंगे, अब पकड़े जाएंगे तो कानून बदल देंगे। जयंत जिज्ञासु की
तो लोकतंत्र खतरे में कैसे हो गया जयंत जिज्ञासु जी, अगर सबसे ज्यादा नंबर विधायकों के आपके पास है तो? और दूसरा सवाल यह है, राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि भारत चीन अगले 50 साल में दुनिया को लीड करने की स्थिति में रहेंगे, तो राहुल गांधी का जवाब आता है कि मुझे चीन का तो नहीं पता, लेकिन भारत किसी को लीड नहीं करना चाहता। हर देश की अपनी अलग स्थिति है, भारत की ऐसी कोई सोच नहीं है कि हम दुनिया को लीड करें। ये तो गर्व का विषय होना चाहिए ना, अगर भारत दुनिया को लीड करे तो वहां पर भी ऐसा जवाब देकर आए हैं जयंत जिज्ञासु जी। वो देख। स्वयं नीतीश कुमार जी का सार्वजनिक बयान है कि देश की आजादी में आरएसएस का कहीं कोई योगदान नहीं है और उनके पिताजी कांग्रेस में रहकर जंग आजादी में शामिल थे। इस देश की आजादी में कांग्रेसियों का हो, वामपंथियों का हो, समाजवादियों का हो, सबका योगदान। लेकिन अगर किसी एक संगठन के, किसी एक व्यक्ति के खून का एक भी कतरा नहीं बहा है, उस संगठन का नाम आरएसएस है। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने एक बार कहा था कि चाहे आरएसएस हो या भाजपा हो, यह दुनिया के किसी भी नॉर्मल संगठन या पार्टी की तरह होगी अगर यह नफरत गर्दी के अपने एजेंडे को छोड़ दे। लेकिन वह ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि घृणा ही उसकी बुनियाद है और उसी पर वह इतने वर्षों से टिका हुआ है। हम तो चीन के मामले में जो आपने कहा, हमारा स्पष्ट मत है कि हम एक संप्रभु देश हैं और हम किसी भी देश को मित्रता के साथ ही संबंध उसके साथ स्थापित करने में यकीन रखते रहें। बल्कि लोहिया तो कहते थे कि अगर कोई मजबूत देश कमजोर मुल्क को दबाने का प्रयास करे तो हम उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। जहां तक विदेशी जमीन पर जाकर लोकतंत्र की सेहत की चिंता करने पर कुछ लोगों को आपत्ति है, तो आप जान रही हैं कि डॉक्टर लोहिया ने अमेरिका में जाकर भी सिविल राइट्स के लिए जो आंदोलन होते थे उसमें शिरकत करते थे। प्रख्यात समाजशास्त्री आनंद कुमार जी जब शिकागो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, जो बीएचयू और जेएनयू में अध्यक्ष होने के बाद वहां गए थे इमरजेंसी के ठीक काल में ही, वहां भी वो इन मूल्यों को लेकर लड़ाई करते थे। हमारा तो ये कहना है कि पिछले 10 गौरव जी, पिछले 10 वर्षों में पूरे देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब एक भी मुसलमान को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाती है, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी हो या 42 के आंदोलन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाले समाजवादी यूसुफ मेहर अली हो, इन सब के सपनों का भारत, गांधी के सपनों का भारत तो हम नहीं बना रहे हैं। तो हमारी पार्टी का और हमारे जो आबरूए सियासत लालू प्रसाद जी हैं, हमेशा से ये कहते रहे हैं कि फिरका परस्त ताकत इस देश ही नहीं, इस समाज ही नहीं, पूरी मानवता के लिए खतरा है। और जो लोग भी भाई भाई में भेद करे और इस तरह की भाषा बोले जिससे कि तकसीम की बू आए, तो हम समझते हैं कि हम भारत को नहीं बना सकेंगे। आखिरी बात, साफ करो किसका दिया हुआ नारा था? नहीं, गोरा बाल साफ करो किसका दिया हुआ नारा था? अच्छा, किसका दिया हुआ नारा था? उस दौर का अखबार उठाकर देख लीजिए, उस दौर का इतिहास उठाकर देख लीजिए। और बिहार में जब सबसे बड़े दंगे हुए हैं, किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी जयंत जिज्ञासु? मैं आपको बताऊं, भागलपुर दंगा हुआ था, सबसे बड़ी सरकार किसकी थी? बिहार का। और इतिहास मैं पूछ रही हूँ, गोरा बाल साफ करो किसका नारा था? अभी आपके आरजेडी के मंच से आरजेडी के एक नेता ने गोरा बाल साफ करो का नारा फिर से दिया है, हम लोगों ने रिपोर्ट की थी उस पर। जवाब तो सुनिए, जवाब दीजिए ना, जवाब देने के लिए बुलाया है ना। जवाब इतनी अच्छी बातें करेंगे, इतने ज्ञान देंगे ना, तो पलटकर पूछा जाएगा गोरा बाल साफ करो यानी कि मारने का आदेश किसकी ओर से दिया गया था? बताइए ना, इसका मतलब क्या होता है? चित्रा जी सुनिए ना, अज्ञान आज लाल किले के शिखर से बोल रहा है। बिल्कुल, और झूठ आपका बोल रहा है। इसी लाल किले से हमने देखा है किसानों की जब बात होती है ना, तो कुछ अलगाववादी तत्वों ने तिरंगे के ऊपर एक झंडा लगा दिया था, उसके भी समर्थन में कुछ लोग खड़े हो गए थे। कंट्रोल उसके भी समर्थन में कुछ लोगों को सुनेंगे ही नहीं तो मैं कैसे बोलूंगा? नहीं, मैं झाल बजाने के लिए झाल बजाने के लिए नहीं, इतना इतिहास नहीं ना। जब से आपकी पार्टी का जन्म हुआ है आप तब से बताइए ना, गोरा बाल साफ करो का नारा किसका था? अभी आरजेडी के मंच से किसने दिया? आरजेडी कांग्रेस के मंच से मोदी की मां को गाली किसने दिया? इतनी अच्छी बातें तभी ठीक लगती है ना। ठीक है, फालतू आदमी है क्या? कौन फालतू आदमी? तमीज नहीं है क्या? किसको? मैं तो चुनौती देता हूँ। अरे आपकी चुनौती चाहिए नहीं। लालू प्रसाद जी के नाम एक पर सवाल पूछ लिया, अंड बंड बोलने लगे। एक सवाल पूछ लिया, अंड बंड बोलने लगे। अरे धमकी नहीं, इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया है। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आपको सुनने नहीं आता, आपको सुनने नहीं आता। चलिए मैं चित्रा की उत्तर दूंगा। राइट विंग के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको आप नहीं पहुंचने देना चाहती जनता तक। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।